ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। अभी फिर एक बार हम एनिमल मैनेजमेंट कोई हमारा जो है 16th चैप्टर 16वां अध्याय, कुछ इसके बारे में अभी हमने जो कास्टेशन के बारे में पढ़ा, इसको भी अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। ये आपको प्रैक्टिकल में पूरा समझाया जाएगा। अभी आप क्योंकि ये प्रैक्टिकल हैंड है, प्रैक्टिकल काम करने वाला है, अदरवाइज़ ये नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे कुछ बीमारियाँ मैं आपको ये बता दूँ कि इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो आपको देना ज़रूरी है। सुंडी पकड़ना मैंने बताया अभी, नेवलिल, ये जनरली आपके पास आएगा। जनरली काफ स्कोर, निमोनिया केसेज भी आएंगे, लेकिन ये अभी आपका सेकेंड ईयर में ये सारी बीमारियां आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, इनका ट्रीटमेंट पढ़ोगे, सब आपको अच्छी तरह समझाया जाएगा। ऐसी कोई जल्दी वाली बात नहीं है, लेकिन ये क्या है ये तो आपको बाद में समझा देंगे। ब्लैक वाटर, थाइलेरियोसिस, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको गलघोटू कहते हैं HS, ऊपर वाले को ब्लैक वाटर को BQ कहते हैं, लंगड़ा बुखार। थाइलेरियोसिस ये भी गांठों वाला बुखार कहते हैं, जनरली छोटे बछड़ियों में होता है। और FMD, मुंह पका खुरपका। तो ये उक्त बीमारियों की जो इंजेक्शन है, ये आपने अभी मैं आपको ये बताता हूँ। आपने पेज नंबर, ये वैक्सीनेशन ऑफ पेज नंबर आपका 11वां अध्याय जो है, ये पूरा वैक्सीनेशन है। तो ये 11वें अध्याय के अंदर आपने पूरे वैक्सीनेशन के बारे में, कितनी डोज है, सभी पशुओं में वैक्सीन है और ये इम्पॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान से आपने देखना है। तो यहाँ शायद इन्होंने कुछ दे रखा है, इसको दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। टीकाकरण के समय काफ की उम्र, तो थाइलेरियोसिस का इंजेक्शन अगर ये तो कहता है आ गया है, लेकिन वैक्सीन इसकी आ गई है। फील्ड में मेरे होते हुए वैक्सीन नहीं थी, ट्रीटमेंट है ब्यूटालेक्स का, लेकिन ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है वैक्सीन अवेलेबल होगी। 3 से 4 माह थाइलेरियोसिस में 3 ml सबकट, 1 वर्ष की इम्यूनिटी है इसमें। 3 से 4 महीने पे खुर पका, मुँह पका, FMD जो ऊपर रोग बताया गया, इसमें 20 ml डोज नहीं, 2 ml डोज होती है। 2 ml डोज, 2 से 3 ml डोज है। और इसके बाद में पॉलीवेलेंट बूस्टर डोज, पॉलीवेलेंट में इसके अंदर सबकट 1 वर्ष, 6 माह पर एंथ्रेक्स का इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं। 1 ml सबकट, 1 वर्ष बरसात से पूर्व लगाएं। 6 माह से ऊपर गलघोटू HS, 2 ml सबकट, ये भी 1 वर्ष इसकी इम्यूनिटी है और बरसात से पूर्व भी लगाना है। इसको ये मत पढ़ना कि 1 वर्ष बरसात से ऊपर है, वो ऐसा नहीं है। 1 वर्ष इम्यूनिटी है और बरसात आने से पहले इसको लगाया जाता है। ये सेम है सारे। 6 माह से ऊपर गलघोटू, फिर 6 माह से ऊपर BQ, ये 2.5 ml। ये ज़रूरी नहीं है 2.5 ml, कई तरह की वैक्सीनें हैं आजकल, और वह आजकल तो ऐसा हो गया HS, BQ और FMD, इन तीनों की वैक्सीन एक आने लगी। तो एक बार में ही आप जो है 3 ml डोज जो है अगर आप लगा देते हैं तो वो सफिशिएंट है। ब्रुसेल्ला अबोर्टस 4 से 8 माह। अब ये ब्रुसेल्ला अबोर्टस, जिससे अबॉर्शन होता है फीमेल्स में, तो ये उनके अंदर जो है 4 ml सबकट, ये जीवन अप्रांग, लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी देती है। ये एक बार ही लगाई जाती है। ब्रुसेल्ला अबोर्टस 519, ये नाम है। 6 से 9 माह रिंडरपेस्ट। अब हमारे यहाँ तो इन्होंने लिखा है कि भाई रोग मुक्त हो गया, भारतवर्ष में ये रोग है नहीं, तो इसकी टीका उपलब्ध नहीं है। तो ये टीके के बारे में जो है ज्ञान, नॉलेज था। अभी जो है डेयरी सांड की देखभाल, ये हम 16वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं।
डेयरी सांड की देखभाल, प्रशिक्षण, आवास व्यवस्था एवं प्रजनन के लिए व्यायाम। कुछ तो हमने इसमें से पढ़ लिया है, क्योंकि आवास व्यवस्था तो हम पीछे पढ़ाए हैं, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि बुल जो है हर्ड का 50% होता है, तो इसकी संभाल जो है अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। उद्देश्य है, हम सब जानते हैं कि प्रजनन के सिद्धांत के अनुसार सांड अकेला ही पूरे समूह का 50% आधा हिस्सा होता है, क्योंकि सांड के गर्भित समूह में कम से कम 50% आनुवंशिक हिस्सा है। यदि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गर्भित है तो यह आंकड़ा और भी ज़्यादा हो जाता है। अतः बुल का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए, तथा यह भी ध्यान रखें कि जितना सांड का जेनेटिकली सर्वोत्तम गुणों का होना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है उसके आहार व प्रबंधन पर ध्यान देना। अन्यथा सांड अच्छे आनुवंशिक गुण का होते हुए भी उसमें प्रजनन क्षमता, क्वालिटी ऑफ सीमन अच्छी नहीं होगी, तथा लंबे समय तक प्रजनन कार्य के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा। सांड का चयन, सिलेक्शन ऑफ बुल, ये आप पूरा का पूरा गाइनोकोलॉजी में आगे पूरे सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ने को मिलेगा ये पूरा। सांड बछड़े के चयन के समय निम्न बातों का ध्यान रखें। वंशावली का अथवा वंशावली के आधार पर वर्णन, पेडिग्री सिलेक्शन, इसको पेडिग्री सिलेक्शन कहते हैं। इसे पारिवारिक वर्ण, फैमिली सिलेक्शन भी कहते हैं। इस विधि में 3 पीढ़ियों के निकटतम संबंधी पूर्वजों जैसे माता पिता, दादा दादी, परदादी परदादा के उत्पन्न गुण देखकर उनके आधार पर चयन करते हैं। जनरली ऐसा ही देखा जाता है। गाँव में आप देखते हो कि भाई ये जो बछड़ी है या ये जो पाडी है, इसकी जो माँ है उसके 10 किलो दूध था या 20 किलो दूध, 10 किलो दूध था टाइम का, और इसकी जो नानी है यानी कि उसकी माँ, क्या भी इसके भी जो है 10 किलो था, तो इसमें कोई शक नहीं है। कहते भी ये जो है खरीद लो बछड़ी या पाडी, तो इसके दूध जो है वो लगभग अंदाजा 10 नहीं होगा तो 9 आ जाएगा, लेकिन नियर अबाउट होगा। तो ये एक सिलेक्शन विधि हो गई, गांव में ये जनरली काम में लेते हैं। माता पिता, फिर दादा दादी आ गया, और उसके बाद में परदादी परदादा, तो ये एक लाइन ऑफ सिलेक्शन है, फैमिली सिलेक्शन कहते हैं इसको। नस्ल, ब्रीड, सांड में उनकी अपनी नस्ल के संपूर्ण गुण विद्यमान होने आवश्यक है। शारीरिक बनावट, अपीयरेंस, सांड का शरीर उसकी उम्र के अनुसार आकर्षक, गठीला यानी कि मस्कुलेचर लिए हुए, एक ही बात है, चंचल, एक्टिव व फुर्तीला, चौकस, अलर्ट होना चाहिए। उसके वृक्षण कोश, स्क्रोटम व टेस्टिकल्स सुविकसित तथा दोनों वृक्षण कोश में लटके हुए होने चाहिए। कभी भी क्रिप्टोर्किडिज्म व ऑर्काइटिस वाले सांड का चयन नहीं करें। क्रिप्टोर्किडिज्म, कई बार क्या होता है, एक ही टेस्टी जो है वो स्क्रोटम में नीचे उतरता है, दूसरा नहीं उतरता। ऐसे मेल को, इस करैक्टर को क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। ऑर्काइटिस, अगर मान लो उसके टेस्टिकल में स्वेलिंग है तो उसको ऑर्काइटिस कहते हैं। तो ऐसा अगर प्रतीत हो तो उस सांड का चयन नहीं करना। सांड में सिकल हॉक, सिकल दाती की तरह मुड़ा हुआ, सिकल दांती यूं दांती की तरह मुड़ा हुआ, सिकल हॉक, पोस्ट लेग्ड, पिछले पैर जो है मुड़े हुए, हॉक जॉइंट जो है दांती की तरह, यूं लिए हुए घुमाव, अगर ऐसा है तो नहीं चयन करें। कैंप्ड बिहाइंड, पीछे की तरफ, ज़्यादा पीछे की तरफ गया हुआ हो आदि, जैसे उसके पैरों में विकृति नहीं हो, अन्यथा सांड मादा के साथ संभोग अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ बो लेग्ड और नैरो बेस और मीडियल रोटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि अपने मारवाड़ी में भाषा में कहते फींचियो,
जिसके ये दोनों पैर, ये जो है ना घुटने जो है बाहर निकले होते हैं अपने, क्या कहते हैं उसको, ये चलता यूँ, क्या वो तो भींचियो है, ऐसा भी नहीं हो, और ये अंदर की तरफ भी नहीं, अंदर की तरफ भी मुड़े हो, क्या गोडा बिड़ा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो उसका भी चयन नहीं करना चाहिए। और एक और है जो हॉक्ड और वाइड बेस और लेटरल रोटेशन और टोएड आउट स्टैंस, जिसकी ये जो टोए हैं पैर रखने के, ये आबार की तरफ यूं घूमे हुए हों, ये देखिए नजर आ रहा होगा, यूं घूमे हुए हों बार टोए, अगर ये टोए बार घूमे हुए हैं, ये हॉक जॉइंट अंदर लगा हुआ है, टच करता है, अंदर की तरफ है तो भी नहीं, और ये बाहर की तरफ है नो भी, भींचिया भी नहीं, तो ये तीनों तरह के जो है अगर इस तरह के, और पीछे का हॉक जॉइंट जो है अगर यूं यूं मुड़ा हुआ है, यूं ये नज़र फोटोग्राफ में दे रखा, तो ये भी नहीं सिलेक्शन करें, पीछे की तरफ ज़्यादा गया हुआ है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं करें। हेल्थ, ये अच्छी तरह से आप आगे गायनी में पढ़ोगे बहुत अच्छी तरह से। हेल्थ, चयनित होने वाला सांड पूर्व में तथा वर्तमान में भी किसी संक्रमण रोग व जीर्ण बीमारियों, क्रोनिक डिजीज एवं क्षयकारी बीमारियां, वेस्टिंग डिजीज से ग्रसित नहीं होना चाहिए। क्षयकारी टीबी वगैरह, संक्रामक रोग, क्रोनिक, कोई और बहुत सारी बीमारियां हैं जो काफ़ी समय से चल रही हों। एज, सांड हेतु बछड़े का चयन 1.5 वर्ष की उम्र में ही कर लेना चाहिए ताकि उसे आसानी से प्रशिक्षित भी किया जा सके तथा लंबे समय तक उसका प्रजनन कार्य हेतु उपयोग भी किया जा सके। वैसे हमें पता है कि ये 2.5 साल पर 1.5 वर्ष की उम्र में हम चयन करते हैं, तो 2.5 वर्ष से 3 वर्ष के अंदर, वैसे तो 2.5 वर्ष में मैच्योर हो जाता है, हमने पढ़ा है, तो ये जो है सीमन कलेक्शन और सर्विस के लायक 2.5 से 3 के अंदर एज में आ जाता है, तो तब तक हमें उसकी पालना से 1 साल, हमारे पास 1 साल 1.5 साल जो उसको अच्छा खिलाने पिलाने के लिए, अच्छा सांड बनाने के लिए हमारे पास टाइम है। अब हमारे पास है प्रोजेनी टेस्टिंग के आधार पर यदि उसकी संततियों का रिकॉर्ड उपलब्ध हो तो चयन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है रिकॉर्ड रखना। अब है सांड का प्रबंधन। रिकॉर्ड क्या होता है? हमारे पास जो उसके एंसेस्टर हुए हैं, जो पहले पे हमने बताया, परदादी परदादा रिकॉर्ड हमारे पास हो, दादा दादी रिकॉर्ड हमारे पास हो, माता पिता ये हमारे पास रिकॉर्ड हो, तो ये एक चैन जो है ना, पेडिग्री अगर इस तरह की हमारे पास पता हो तो फिर प्रोजेनी टेस्टिंग आराम से हम कर सकते हैं रिकॉर्ड के अनुसार, जो रिकॉर्ड है हमारे पास। प्रोजेनी बच्चे, सांड का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डेयरी बुल, नर बछड़ा ही बड़ा होकर हर्ड के लिए प्रजनन हेतु सांड का कार्य करेगा, उसी हर्ड का 50% हिस्सा कहलाएगा। इसलिए चयन के साथ उसके अच्छे प्रजनन हेतु उसके प्रबंधन के नियम आयाम पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जिस बछड़े को आप सांड हेतु चयन करने जा रहे हैं उसे 6 माह की उम्र में ही अन्य बछड़े बछड़ियों से अलग कर दें। नर बछड़े के जन्म के कुछ बाद 10-15 दिन बाद में शीघ्रोधन जो है कर दें। सांड के नाक में छल्ला डालना, रिंग, ये हमें पता ही है, नोज रिंग यहाँ पड़ी हुई है। रिंगिंग ऑफ बुल, सांड के नाक में छल्ला डालने का उद्देश्य है सांड को आसानी से नियंत्रण किया जा सके तथा सांड परिचारिक को रख रखाव करते समय संभावित नुकसान नहीं पहुँचा सके। छल्ला डालते समय सांड बछड़े की उम्र 8 माह से 1 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो नाक का छल्ला रिंग आप सांड बछड़े के नाक में डालने जा रहे हैं वह तांबे का निर्मित हो तथा उसका व्यास 2 इंच से 2.5 इंच और परिधि डायमीटर के समान मोटाई वाला उपयोग में लेना चाहिए। तांबे का निर्मित हो तथा उसका व्यास डायमीटर 2 इंच से 2.5 इंच का हो और समान एक जैसी मोटाई हो उसकी छल्ले की, तो ऐसा नहीं हो कहीं ज़्यादा मोटी और कहीं कम। सांड को कभी भी हर्ड के साथ नहीं रखें, उसको अलग से रखें ताकि उसके प्रजनन का रिकॉर्ड रखा जा सके। सांड के प्रीफ्यूज के बाल नियमित रूप से 1 सेंटीमीटर लंबाई छोड़कर काटें, अर्थात नज़दीक से नहीं काटें, क्योंकि नज़दीक काटने से प्रीफ्यूज पर खुजली व जलन होने लग जाती है।
सांड की प्रजनन की उम्र व भार निम्न प्रकार होता है। जेबू बुल 2.5 से 3 साल, क्रॉस ब्रीड बुल 2 से 2.5 ईयर, बुफेलो बुल 3 ईयर्स। मैच्योर बॉडी वेट जेम्बो बुल 280 से 300, क्रॉस ब्रीड बुल 275 से 300 kg और बुफेलो बुल 300 से 320 kg। एक्सरसाइज, सांड को प्रतिदिन नियमित व्यायाम कराने से निम्न लाभ होता है। सांड हमेशा स्वस्थ रहेगा, फुर्तीला रहेगा। सांड अधिक मोटा यानी कि पेटू यानी ओबेसिटी नहीं होगा। सांड लंबे समय तक प्रजनन योग्य रहेगा। सांड के वीर्य की मात्रा व गुणवत्ता दोनों बढ़ जाएंगे। विधि, सांड के शेड के साथ ही खुली जगह हो तो उसे थोड़ी लंबी रस्सी से बांध दे ताकि वह लंबी रस्सी की मदद से वहीं घूम सके। सांड का जो शेड बनाते हैं उसके साथ यदि खुली जगह नहीं हो तो सांडशाला के पास में बुल एक्सरसाइजर बना होना चाहिए। इसमें एक गोल लोहे की रिंग होती है जो बीच में मजबूत आधार पर एक निश्चित परिधि में गोल घूमती है। इसमें निश्चित दूरी पर हुक लगे होते हैं जिन पर सांडों को बांध देते हैं। इस रिंग को हाथ से अथवा विद्युत उपकरण द्वारा हल्की हल्की गोल घुमाते हैं। इस रिंग के घूमने से सांड भी चारों तरफ गोल दायरे में घूमते रहते हैं। सांड को रोजाना 15 से 30 मिनट तक उक्त लाभों के लिए घुमाना चाहिए। ट्रेनिंग, सांड बछड़े को हमेशा 4 से 6 माह की उम्र में प्रशिक्षित करना उचित होता है। सांड के नाक की रिंग व हॉल्टर मोरा डालकर प्रशिक्षित करें ताकि पशु काबू में रहे। सांड के बराबर में रस्सी पकड़कर अथवा पोल चैन को पकड़ एक तरफ चलें, उसके सामने नहीं चलें अन्यथा वह आपको मारकर भी गिरा सकता है। सांड को जहाँ तक हो सुबह 5 से 6 के बीच में गर्मियों में तथा 8 से 8 AM पर सर्दियों में प्रशिक्षित करना उचित रहता है। जहाँ सांड को प्रशिक्षित कर रहे वह स्थल शांत होना चाहिए तथा वहाँ मच्छर मक्खियाँ आदि भी नहीं हो, अन्यथा सांड तनाव में रहेगा जिसका उसके प्रजनन पर पड़ेगा। बुल हाउसिंग, सांड का आवास, ये तो हमने वैसे तो पढ़ लिया है लेकिन इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सांड का आवास हमेशा अन्य पशुओं से थोड़ा दूर होना चाहिए लेकिन इस प्रकार की जगह लोकेशन पर हो कि उसे अन्य पशु दिखाई देते रहे। सांड गृह के बाहर उसके व्यायाम हेतु खाली जगह होनी चाहिए। सांड कक्ष जो है वो 12 फुट बाई 12 फुट का क्षेत्रफल का हो। सांड कक्ष में पूर्ण रूप से हवा, प्रकाश, वेंटिलेशन की संपूर्ण व्यवस्था। कमरे के बाहर 9x3 मीटर की घूमने व्यायाम हेतु खुली जगह। 100 गायों पर 2 सांड रखें तथा इनके बीच में 2.13 मीटर ऊंची दीवार बनाएं। ये आपस में नहीं देखें, 2 मीटर से का मतलब 6 फुट तो वैसे ही हो गए, 0.13 और है तो ये 7 के लगभग जो है वो फुट हो गई, तो एक दूसरे को नहीं देखें। सांड गृह का दरवाज़ा 4 फुट चौड़ा और 7 फुट ऊंचा होना चाहिए। सांडशाला में स्वच्छ पानी की खेली नांद बनी हो। वर्ष भर में सांडशाल की एक बार सफेदी अवश्य कराएं। सांड को चारा डालने की ऐसी व्यवस्था हो कि चारा डालने हेतु उसमें सांड गृह में नहीं जाना पड़े, बाहर के रास्ते से ही चारा डाल दें। पेशाब की नाली की नियमित सफाई का ध्यान रखना है। फीडिंग ऑफ ग्रोविंग बुल, क्या खिलाना चाहिए? सांड के रोटेशन में कम से कम सांड के राशन में कम से कम 12 से 15% कुल डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन, पाच्य प्रोटीन व 70% कुल पाच्य पोषण TDN होना चाहिए, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट होना चाहिए। प्रजनन योग्य वृद्धि करने वाले सांड को बछड़े को लेग्यूम मैंने आपको बताया था कि फली युक्त जो है आहार है। हे आपने जो है पढ़ ही लिया, हे किसको कहते हैं, हे बनाने का तरीका आपने सीख लिया होगा। सुखाया जाता है। 1 kg प्लस 500 ग्राम दाना प्रति 100 kg शारीरिक भार के अनुसार प्रतिदिन उपलब्ध करावें। 500 ग्राम दाना
प्रति 100 kg शारीरिक भार के अनुसार प्रतिदिन उपलब्ध करावें। प्रजनन योग्य सांड को जिसका वजन अनुमानित 400 kg हो तो उसे 4 किलो लेग्यूम हे और 2 किलो दाना आवश्यक रूप से प्रतिदिन दें। यह सांड के वजन व नस्ल के अनुसार थोड़ा संशोधित भी किया जा सकता है। लेग्यूम जो है फलीदार जो है जितने भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जो भी फलीदार जो फसलें हैं उनका जो है ज़रूरी है। सांड के आहार में 2 kg पर 100 किलो बॉडी वेट अनुसार शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर होना चाहिए। उक्त के साथ 50 ग्राम खनिज मिश्रण व 30 ग्राम नमक, इच्छा अनुसार स्वच्छ जल भी अवश्य उपलब्ध करावें। आहार देते समय ध्यान रखें कि सांड ना अधिक मोटा हो जाए ना ही अधिक पतला, अन्यथा उसके प्रजनन शक्ति पर असर पड़ेगा। सांड को कभी भी अधिक कैल्शियम नहीं दें, अन्यथा उसका भंडारण जोड़ों आदि में हो जाएगा, जो जोड़ों के मूवमेंट में दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ये सारणी जो है सांड के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है। ये सारणी क्या क्या इसको चाहिए, बॉडी वेट पे कितना कितना चाहिए, इसमें डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन कितना चाहिए, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट कितना चाहिए, और इसमें एम कैल्स ME ये किसको डिनोट करेगा, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए, इसको क्लियर करेंगे। ये एम मिनरल्स ही हो सकते हैं, मेटाबॉलिक एनर्जी, हाँ ME मेटाबॉलिक एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल मेटाबॉलिक एनर्जी है ये, मेटाबॉलिक एनर्जी, कैलोरीज, यस ये कैलोरीज लिख रखा है इसने, CL कैलोरी, मेटाबॉलिक एनर्जी कैलोरीज जो है ये 15.4 ये इन्होंने दे रखा है। तो ये कितना कितना चाहिए ये हमारे पास वजन के अनुसार है, क्योंकि 800 किलो का तो क्योंकि इसके हमें बताया कि बॉडी वेट 400 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन है तो भी किस किस तरह से इनको उपलब्ध कराना है इसमें ये हमें ज्ञात है। सारणी 2 गाय सांड व भैंसा सांड हेतु ICAR के अनुसार पोषक तत्व बॉडी वेट पे ये DM, DCP, TDN, कैल्शियम और फास्फोरस ये बॉडी वेट के अनुसार दे रखे हैं कि भी इनको कितना कितना जो हमें उस समय देना है। अन्य प्रबंधन, खुर काटना, ट्रिमिंग ऑफ हूफ्स, ट्रिमिंग, सांड के खुरों को समय समय पर हूफ पिंसर नाइफ आदि से सावधानी से काटना चाहिए, क्योंकि यह सांड जब सीमन हेतु डमी पर माउंट करता है तो दिक्कत देता है। ये हूफ पिंसर्स पड़े हैं, नाइफ भी हमारे पास पड़ा है, तो ये प्रैक्टिकल में दिखाएंगे आपको कि ये हैं वो जिसे ट्रिमिंग ऑफ हूफ्स करते हैं। खुरहरा करना, ग्रूमिंग से सांड के शरीर पर चिपकी हुई गंदगी, धूल मिट्टी हट जाती है, सांड की थकान मनुष्य की भांति दूर हो जाती है, रक्त संचार बढ़ता है। ब्रीडिंग फ्रॉम बुल, सांड को 2.5 से 3 वर्ष का होने पर ही प्रजनन कार्य में लें। सप्ताह में 2 बार सांड से वीर्य लें। यदि सांड का आहार, व्यायाम व सीमन लेने की आवृत्ति नियमित है तो सांड को प्रजनन कार्य हेतु 10-11 वर्ष काम में लिया जा सकता है। सांड को प्रत्येक 2 से 3 वर्ष में बदल देना चाहिए ताकि इनब्रीडिंग नहीं हो। ये आप इनब्रीडिंग आपने जेनेटिक्स में पढ़ी होगी, इनब्रीडिंग नहीं हो, क्योंकि ये 3 साल के बाद में 2.5 साल पे जो है वो बच्ची या पार्टी जो है वो आ जाती है हीट में। तो अगर वही सांड है तो यूँ समझो कि वो अपनी बेटी के साथ ही हम उसको क्रॉस करा रहे हैं, तो ये इनब्रीडिंग हो रही है। तो इसलिए हर 3 साल के बाद में गांव से सांड को, जोटे को बदल देना आवश्यक है, चाहे वो वेलोबुल है चाहे वो काउबुल है। इस बात को याद रखें कि क्यों बदलना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाइवा में आपसे पूछा जाएगा। पशु स्वास्थ्य, एनिमल हेल्थ केयर, पशु की नियमित जांच करें, समय समय पर उसके सीमन की जांच भी करना आवश्यक है, जिससे प्रजनन से फैलने वाली बीमारियों का पता समय रहते हो जाए। सांड को नियमित कृमिनाशक दवा व टीकाकरण अवश्य जो है वो करवाते रहना चाहिए। तो ये हमने आज सांड की रखरखाव और देखभाल और सिलेक्शन कैसा होना चाहिए इसके बारे में हमें
जानकारी जो है दी। थैंक यू वेरी मच।